ध्वनि पाठ में जो हम लोग को चर्चा करना है उसमें आपका है ध्वनि क्या है, किसी वस्तु में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कंपन का आयाम, आवृत्ति एवं आवर्तकाल, ध्वनि और माध्यम, और ध्वनि हम कैसे सुनते हैं। तो ये मुख्य रूप से आज के बिंदु हैं ध्वनि पाठ के। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं ध्वनि क्या है। तो हम अपने आसपास कई प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, फिर बोलने की आवाज है, बर्तनों का टकराना, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज। तो अलग अलग आवाज सुनते हैं, कुछ धीमी होती है, कुछ तेज होती है। अब जैसे बच्चे ही क्लास में ना कक्षा में जोर जोर से बातें करते हैं तो ये ध्वनि हमारे कानों को प्रिय नहीं लगती। तो ये शोर, तो कुछ हमारे कानों को प्रिय लगती है तो कुछ कानों को अप्रिय। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो इसको एक गतिविधि के द्वारा हम लोग समझते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी स्कूल की घंटी। अगर घंटी को हम लोग हथौड़े से आघात करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, और हम अगर घंटी को स्पर्श करें तो उसमें कंपन का अनुभव होता है, और जैसे ही हम घंटी को स्पर्श करते हैं तो वो कंपन होना समाप्त हो जाता है और कुछ समय पश्चात वो ध्वनि हमको सुनाई नहीं देती। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है ये गतिविधि से कि कंपन करते हुए वस्तुएं ही ध्वनि उत्पन्न करती है, और जैसे ही हम लोग उसको स्पर्श करते हैं तो कंपन होना बंद हो जाता है और कुछ समय पश्चात वो ध्वनि हमको, वो आवाज हमको सुनाई नहीं देती। इसके बाद है कंपन का आयाम, आवृत्ति एवं आवर्तकाल। तो इसको, कंपन का आयाम आवृत्ति को समझने से पहले हम लोग को दोलन गति के बारे में समझना होगा। गति के बारे में हम लोग पहले भी कक्षा में पढ़ चुके हैं। 6वीं क्लास में हम लोग ने 5 प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवर्ती, अनावर्ती और घूर्ण गति। इसमें हमें सिर्फ इस पाठ में दोलन गति के बारे में चर्चा करना है। तो दोलन गति, जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति से दोनों ओर गति करती है और वापस अपने पुनः स्थान पे आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं दोलन गति। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका मंदिर की घंटी है। फिर या तो हम रस्सी में एक पत्थर को बांध दे तो वो अगर मध्य स्थिति से उसको हिलाते हैं तो वो दोनों ओर गति करके पुनः वो अपने स्थान पे आता है। फिर झूला है, ये सारे दोलन गति के उदाहरण हैं। तो इसी गतिविधि में आगे हम लोग एक स्केल के द्वारा और समझते हैं। स्केल, अगर उसको हम लोग एक मेज में रखते हैं और उसको दबा के उसको हिलाते हैं तो वो अपने मध्य स्थिति से दोनों ओर गति करता है। यानी अपने क स्थान से, मध्य स्थान से वो क से ख, फिर ख से क आएगा, फिर क से ग, फिर ग से क। तो इस तरह से ये दोलन गति कहलाता है। तो हम आयाम और आवृत्ति को इसमें समझेंगे कि स्केल अपने मध्य स्थिति से क से ख, फिर ख से क और क से ग तक के फिर वापस अपने स्थान में आता है। तो ये एक कंपन या एक दोलन कहलाएगा। और जो अधिकतम दूरी वो तय करता है अपना क से ख, फिर ख से क और क से ग और ग से पुनः वह क में आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपन का आयाम। और दोनों की जो दूरी रहेगी वो दोनों की दूरी बराबर रहेगी। अब बल लगाकर हम उस दूरी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यह है हमारा कंपन का आयाम। आवृत्ति, अब जो मध्य स्थिति से जब स्केल अपना क से ख और ख से क फिर ग से आता है तो इसमें जो यानी कंपन करने वाली वस्तु, यानी 1 सेकंड में वो कितने बार कंपन करता है। जैसे मान लीजिए ये स्केल 1 सेकंड में 10 बार कंपन करता है, यानी स्केल अपना मध्य स्थिति से दोनों ओर गति करके वो 1 सेकंड में 10 बार कंपन करता है तो हम इसको बोलेंगे कंपन की आवृत्ति। और इसको कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज में मापा जाता है। तो जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में उसने 10 बार कंपन किया तो 10 कंपन प्रति सेकंड या 10 हर्ट्ज कहलाएगा। फिर आवर्तकाल, यहाँ पे हमने आवृत्ति को समझा कि 1 सेकंड में वो जितने बार कंपन करता है।
अब एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त काल। जैसे आवृत्ति हम लोग ने अभी देखा कि वो स्केल 1 सेकंड में 10 बार कंपन कर रहा है, तो यानी उसका 10 कंपन प्रति सेकंड यानी 10 हर्ट्ज। तो उसका आवर्त काल हो जाएगा 1/10। तो ये था कंपन का आयाम, आवृत्ति एवं आवर्त काल। अब इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा बिंदु, यानी ध्वनि और माध्यम। यानी ध्वनि जो किसी वस्तु से जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो कंपित हो रही होती है, यानी उसमें कंपन उत्पन्न होता है, और वो कंपन हमारे आसपास की हवाओं को भी कंपित करता है, और हवाओं के माध्यम से वो हमारे कानों में आता है और कानों के पर्दों को कंपित करता है। तो कान के पर्दे को कंपित करने के बाद वो सूचना हमारे मस्तिष्क तक जाता है और हम उस ध्वनि को सुन पाते हैं। तो यहाँ पे हवा एक माध्यम है, यानी किसी न किसी माध्यम से ध्वनि हमारे तक पहुंचती है, चाहे वो हवा हो या कोई और पदार्थ भी हो सकता है। तो उसी को हम लोग एक एक गतिविधि के द्वारा इसको समझेंगे। सबसे पहला गतिविधि है कि एक मेज में अगर एक एक व्यक्ति अगर सिर रख के और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति वहां पे ठोके तो ध्वनि सुनाई देती। उसी को हम लोग सर को हटा के भी उस ध्वनि को सुने तो दोनों में कुछ फर्क सुनाई पड़ेगा। ऐसे ही दूसरी गतिविधि है कि अगर एक हम लोग 2 डिस्पोजल ले लें, उसमें 10 मीटर का एक रस्सी को बांध लें और एक व्यक्ति उस यानी थोड़ा तना हुआ होना चाहिए रस्सी, और उसमें से एक जने बोले और दूसरा उसको सुने, तो यहाँ पे ध्वनि संचरण यानी धागे के माध्यम से भी संभव है। और उसके बाद है आपका एक कीप की सहायता से, जो चाड़ी है उसमें अगर हम गुब्बारे को बांध दें, गुब्बारे को बांधने के बाद पीछे से एक पतली सी रबड़ की ट्यूब उसको बांधे, अब उसको हम पानी से भरी बाल्टी में डुबोएं और छोटा सा पत्थर उसमें डाल के देखें और ट्यूब को एक कान से हम लोग लगा लें, तो उसमें से भी हमको ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ पे तीनों ही क्रियाकलापों में यानी गतिविधियों में हम लोग को पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी संभव है, ठोस में भी संभव है, गैस में भी। यानी ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस रहे, द्रव रहे या गैस। अब क्या ध्वनि निर्वात में भी संभव है? निर्वात मतलब कुछ भी नहीं। जैसे हमने कहा ध्वनि संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस माध्यमों की आवश्यकता है, क्या ध्वनि निर्वात में भी संभव है? ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। इसी को एक और गतिविधि से समझते हैं। एक बैटरी से जुड़ी एक विद्युत घंटी को अगर हम एक वायुरोधी बेल जार में लटकाते और विद्युत घंटी बजाने पर जार में जो हवा भरी उसके कारण क्या है, वो विद्युत घंटी हम लोग को सुनाई पड़ती है। मगर इसी के विपरीत अगर हम लोग उसमें से हवा को निकालें तो वो ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमें पता चलता है कि निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। तो इसके लिए माध्यम आवश्यक है, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस, ये तीनों ही माध्यम में हम लोग को ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि वायु की अपेक्षा कुछ धातुओं में 16 गुना है और पानी में 4 गुना तीव्र गति से चलती है। इसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट इसमें है कि यानी हम लोग ने देखा कि ये माध्यम, हम लोग ने अलग अलग माध्यम के हिसाब से गतिविधि को देखा, मगर ध्वनि हम कैसे सुनते हैं ये स्पष्ट है कि हाँ, ध्वनि हम लोग कानों से ही सुनते हैं, मगर कैसे? तो ध्वनि जब किसी माध्यम से संचरित होती है तो वो हमारे कानों तक के पहुंचती है और कानों के द्वारा हमारी ध्वनि का संकेत मस्तिष्क तक पहुंचता है और तब हम इस ध्वनि को सुन पाते हैं। मनुष्य के कान 3 प्रमुख अंगों से मिलकर बना है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। जब कोई भी आवाज हमारे बाहरी कान से संचरित होकर आता है तो वो मध्य कर्ण तक के पहुंचता है, और हमारे बीच का जो कान है उसमें एक कान का पर्दा है, उसे हम कर्णपट बोलते हैं। उसको वो कंपित करता है और ये कंपित करते हुए वो हमारे
अंतःकरण में पहुंचता है और ये जो कंपन है वो संचरित होके श्रवण तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो ये संकेत के रूप में मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जिसके कारण हम लोग को क्या है, ध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ तक के हम लोग का पूरा ये बिंदु है। इसको एक बार मैं और रिवाइज कर देती हूँ कि किस किस बिंदु पर हम लोग ने चर्चा किया। पहला, ध्वनि। ध्वनि के बारे में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां हम लोग ने देखी कि हम लोग बोलते हैं, वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि, चिड़ियों का चहचहाना, बर्तनों की टकराने की आवाज, ये विभिन्न प्रकार की ध्वनियां। और किसी वस्तु में ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कोई वस्तु में, यानी जैसे घंटी में ही हमने हथौड़े को आघात किया तो उसमें कंपन अनुभव होता है, और जैसे ही हम उस घंटी को स्पर्श करते हैं तो वो कंपन होना बंद हो जाता है और हमको ध्वनि सुनाई नहीं देती। उसके बाद हमने देखा कंपन का आयाम, आवृत्ति एवं आवर्तकाल। तो कंपन का आयाम यानी हमारे स्केल, कोई भी वस्तु अगर अपनी मध्य स्थिति से दोनों ओर गति करता है और वापस अपने पुनः स्थान पे आता है तो उसे हम बोलते हैं कंपन का आयाम। यानी उसकी जो दूरी है वो दोनों की बराबर होनी चाहिए। आवृत्ति, कोई वस्तु, कंपन करती हुई वस्तु 1 सेकंड में जितने बार कंपन करती है उसको हम लोग कंपन की आवृत्ति कहते हैं। इसको हम लोग कंपन प्रति सेकंड में मापते हैं। आवर्तकाल, कंपन करती हुई वस्तुओं में एक कंपन करने में जो समय लगता है उसे हम कंपन का आवर्तकाल कहते हैं। तो यह है कंपन का आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल। उसके बाद है ध्वनि और माध्यम। तो ध्वनि के लिए माध्यम आवश्यक है, बिना माध्यम के कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। यानी किसी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह कंपित होती है और उसका कंपन आसपास के हवा हो, चाहे ठोस हो या द्रव हो, उसको भी कंपित करता है, जिसके द्वारा वो हमारे कानों तक पहुंचता है और कान के पर्दे को कंपित करता है और वो सूचना हमारे मस्तिष्क तक के जाती है। तो इस तरह से वो हम ध्वनि को सुन पाते हैं। तो इसके बाद लास्ट में आप गृह कार्य में देखिए, इसमें पहला प्रश्न, किसी वस्तु से ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। तो इससे आप क्या समझते हैं और ध्वनि हम कैसे सुनते हैं? तो ये आज का गृह कार्य। बच्चे लोगों को कुछ पूछना है तो मैडम से पूछ सकते हैं। मैडम कुछ मौखिक या छोटे आंसर वाले प्रश्न लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। जी सर। जी, बच्चे लोग अपने आप माइक को ओपन कर सकते हैं और यदि प्रश्न जो पूछना उसका जवाब देंगे, ठीक है? तो ध्वनि संचरण के माध्यम की आवश्यकता है कि नहीं? है। कौन कौन से माध्यम है? मोबाइल, मोबाइल, डीजे, बैंड बाजा, रेडियो। ये माध्यम है कि स्रोत है बेटा? स्रोत है। हाँ, स्रोत है कि माध्यम है? स्रोत। हाँ, मैडम ने माध्यम पूछा। माध्यम कौन कौन से हो सकते हो? घंटी। घंटी भी स्रोत है। चलने के लिए जमीन माध्यम है। हवा। हाँ, वेरी गुड। पहला आवाज आया कि हवा एक माध्यम है। ठीक है, मतलब हवा क्या है? और हाँ, हवा क्या है? माध्यम। लेकिन कौन सा माध्यम है?
कितनी अवस्थाएं वायु मध्य हाँ नहीं बताइए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्था कौन कौन सी? 3 कौन कौन सी? ठोस द्रव गैस ठोस द्रव गैस ठोस द्रव और गैस गैस हवा कैसा माध्यम है? गैस माध्यम हवा गैस हाँ गैसीय माध्यम। गैस वेरी गुड वेरी गुड। तो एक माध्यम आपने बताया, बाकी 2 माध्यम और बताइए। पानी हाँ तो द्रव वाले माध्यम में भी ध्वनि चल सकती है। ठीक है, तीसरा माध्यम बताइए। मैडम बात करिए। जी जी ठोस ठोस में क्या उदाहरण दे सकते हैं? ठोस है, ठीक है। जैसे पानी बताया, द्रव हो गया, हवा हो गया, गैसीय माध्यम। वैसे ठोस में क्या क्या आ जाएंगे? ठोस में घंटी हाँ घंटी को बजाना बहुत बढ़िया। हाँ चलिए। माध्यम है। हाँ, वो धातु का बना रहता है तो वो भी एक माध्यम हो गया। अच्छा, मेरा एक दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु से ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? टकराने से वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कारण ध्वनि की अभी भी आज भी आवाज जवाब देने में बहुत लोग आगे हैं, जल्दी बोलिए। बढ़िया, हाँ बोलिए। एक तीसरा, जैसे कंपन कर रही है वस्तु, उसकी अगर आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज है तो इसको आप क्या कहेंगे? इससे आप क्या समझते हो? यानी एक वस्तु कंपन कर रही है 20 सेकंड तक बजा है। हाँ 20 बार कंपन उसने किया है। 1 सेकंड में उसने कितने बार कंपन किया है? 20 बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 20 ठीक है मैडम। हेलो, चलिए काफी अच्छा रहा और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट क्लास। बहुत समय ज्यादा नहीं हुआ लेकिन अच्छे से सारी चीजें समझ में आई हैं। बच्चे लोग ये गृह कार्य को आप लोग ग्रुप में डालेंगे करके, ठीक है? हिमेश, हाँ सर। रोशनी, लक्की, महे काफी लोग जुड़े हैं, सब बच्चे ही हैं। तो आप लोग इसको डालेंगे और मैडम से बोले अगली क्लास कब लेंगे एक बार पूछ लीजिए। सर अगली क्लास जब मेरा कहना तैयारी हो जाएगा फिर से लूंगी क्लास। चलिए अभी आज शाम की क्लास थोड़ा बिल्कुल आज शाम की क्लास और अटेंड करेंगे और फिर कल 2 मजेदार क्लास में बैठेंगे। और इस सैटरडे को आपको, इस शनिवार को आपको तैयार रहना है। अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें से 10 प्रश्न हम आपको ऑनलाइन देंगे, ठीक है? जैसा उस दिन अपन लोग दिए थे। क्यों उस दिन काफी लोग, उस दिन रोशनी वगैरह ज्वाइन नहीं किए थे, तो उसको ज्वाइन करने का तरीका पहले मैं बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आप सभी लोगों को बताऊंगा। उसके बाद फिर हम वो प्रश्न देंगे और प्रश्न के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो मैडम को बहुत धन्यवाद कहिए, है ना? और हम क्लास को यहाँ पर थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू आप सभी को धन्यवाद। 4 बजे की जो गणित की क्लास है, 4 बजे की जो गणित की क्लास है, बिल्कुल